सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। चेयरमैन सेनेट नाज़रीन हुकूमत से आजकल खासे नाराज चल रहे हैं, ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत से। आज भी उन्होंने रूलिंग दी, उन्होंने कहा कि जो प्रोडक्शन ऑर्डर है उनकी बेतौकीरी की जा रही है। मामले को इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। एजाज चौधरी को आज भी नहीं सेनेट में पेश किया गया, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट खासे बरहम नजर आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इकट्ठे चलना ज़रूरी है या मजबूरी है, ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि चेयरमैन सेनेट पहले तो सेनेट इजलास में आ नहीं रहे थे, काफ़ी दिनों से नाराज़ थे, उन्हें मनाकर लाया गया। तो उसके बाद में आज फिर प्रोडक्शन ऑर्डर की बेतौकीरी की गई है। सेनेटर रोहन अब्बास पप्पी के खिलाफ कार्रवाई पर भी आज सेनेट में आवाज़ उठाई गई। इसके अलावा इरफान सिद्दीकी साहब ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो इस तरह की कार्रवाइयाँ हैं ये सियासी अमल का हिस्सा है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी बर्दाश्त किया है, मुश्किलात आती हैं, मुश्किलात हमने भी बर्दाश्त की हैं और सियासी लीडर्स को बर्दाश्त करनी चाहिए। क्या ये चेयरमैन सेनेट की रूलिंग का जवाब था? इस पर प्रोग्राम में बात होगी और प्रोग्राम में हम आगे चलकर बात करेंगे सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम पल्ला JUIFA ऑपोजिशन इत्तेहाद बनाने के मामले पर गुरेजा क्यों नजर आ रही है? इसकी वजह क्या है? क्या माजी के तल्ख हकायक है या फिर जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो बेख्तियार है? ये बड़ी वजह है। क्या ईद के बाद कोई तहरीक शुरू हो सकेगी, मुश्तरका लाहेअमल बन सकेगा? वकला से बुशरा बीबी भी कुछ नाराज नजर आ रही हैं, इसकी भी क्या वजह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? और प्रोग्राम के आखिर में बात होगी गैर कानूनी मुकीम जो तारकीन वतन है उनकी वापसी के लिए बाकायदा तौर पर डेडलाइन दे दी गई है। अफगान कार्ड होल्डर जो हैं उनको भी कह दिया गया कि वो 31 मार्च तक पाकिस्तान को छोड़ दें, क्योंकि मौजूदा जो हालिया दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं उनमें अफगान शहरियों के मुलविस होने के वाज़ेह सबूत मिले, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से वजारत दाखिला की जानिब से ये अहम फैसला किया गया। तो 1 अप्रैल से बाकायदा तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। गैर कानूनी मुकीम जो तारकीन वतन है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर अफगान कार्ड होल्डर भी, उन सब के खिलाफ 1 अप्रैल से बाकायदा तौर पर कार्रवाई को शुरू कर दिया जाएगा। कितना बड़ा इनिशिएटिव है ये, इस तमाम तर मौज़ूआत को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले बात पॉलिटिकल मामलात की करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा अली गौहर बलूच साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर बलूच साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर सिद्दीक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। JUIFA के मरकजी रहनुमा असलम गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असलम गौरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। अजहर सिद्दीक साहब, आपकी तरफ आ जाता हूँ। जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या वाकई में इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने का इरादा रखती है ईद के बाद? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बुनियादी तौर पर अभी अपोजिशन के साथ हमारा अलायंस के हवाले से गुफ्तो शरीफ चल रही है और जमीयत उलमा इस्लाम से भी अभी को फाइनलाइजेशन की तरफ तो चीजें नहीं आई हैं। रमजान में तो आप कहेगा कि तहसील लेवल पे ऊपर, जिला के लेवल के ऊपर डिफरेंट कॉर्नर मीटिंग्स और बाकी चीजें सारी चलती रहेंगी और गुफ्तो शरीफदारी होती रहेगी। साथ साथ अपोजिशन के साथ भी इंशाल्लाह, और अपोजिशन को कन्विंस करेंगे कि ये मामला ऐसे तो हल होना नहीं है और हमने गुफ्तो शरीफ के सारे प्रोसेस करके देख लिए हैं। हमें अगर करना होता तो ये कब का हल हो जाता। हम मुल्क में जमहूरियत बहाल करना चाहते हैं। जिस बात की बाकायदा तौर पर तस्दीक भी की गई है, खैबर पख्तूनख्वा के जो सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जुनैद अकबर साहब, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारी अपनी एस्टैब्लिशमेंट है, उनसे बात कर रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मेरा इशारा उस तरफ था कि गुफ्तो शनीद तो आप लोगों की वहां भी चल रही है। देखिए, मैं बताऊं आपको, वो जब चलेगी फेडरल लेवल के ऊपर या इमरान खान साहब की तरफ से इंडिकेशन आएगा, वो जुनैद साहब अगर कर रहे हैं इसकी वजाहत वही दे सकेंगे। हमारे पास तो ऐसी इतला कोई नहीं है और ना ही अगर करनी होती तो इमरान खान साहब एहतजाजी मूड में क्यों होते, इमरान खान खतो किताबत क्यों करते, ये सारा कुछ क्यों लिखते। यानी अगर ऐसी कोई बात होती या ऐसे कोई हालात होते, हम तो बता रहे हैं कि हमें अब समझ आ गया है ना कि इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो आपको जमहूरी कुव्वतों को ताकतवर बनाना है। तो अब कोशिश ये होगी है कि इस मुल्क में जमहूरियत बहाल करने के हवाले से ना हर वो अमल किया जाएगा जिससे हालात बेहतरी की तरफ जाएं और इंशाअल्लाह उल अजीज अपोजिशन जमातें उम्मीद है बड़ा तैयार हो जाएंगी ईद के फौरन बाद एहतजाज के लिए और बड़ी उम्मीद है कि इकट्ठे होकर लेकर चलेंगे। अगर ना हो सका तय, अगर ऐसी बातें ना हो सकी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से फिर आजाद है
कि अपना लाएमल क्या देती है सड़कों पे आने के हवाले से, बाकी चीजों के हवाले से। हम तो चाह रहे हैं कि ये मुल्क आगे जाए। मुल्क देखे तबाही के दहाने पे खड़ा है, आपकी मंशत तबाह हो चुकी हुई है, गरीब आदमी मर रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं। और कोई एक शोबा बता दे आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो तबाह हो चुकी हुई है। उसके अलावा एग्रीकल्चर का सत्यानाश कर दिया उन्होंने। लोकल जो लोग हैं, जो लोकल कारोबार करने वाले लोग हैं, उनके लिए कितने मुश्किल मसाइल हैं कि रोजों के दौरान बेचारों के अपने रोजे खोलने के लिए, अफ्तारी करने के लिए भी अब सफेद पोश लोग हैं, जिक्र नहीं करते। तो ये सिर्फ और सिर्फ किताबी बातें हैं कि ये सारे हालात और वाकयात है। उम्मीद है इसमें और बात इतनी सी है, अगर डर और खौफ नहीं था तो अपोजिशन को वहां करने देते ना। वो हमने तो सेमिनार नहीं किया था हमने तो गैदरिंग नहीं की थी, वो क्यों रोकी वहां पर? फिर अगर इतना डर और खौफ नहीं, ना लगा 144 ना डिटेंशन ऑर्डर जारी करें। हुकूमत से पूछ लेते हैं। अजहर साहब, आपका पॉइंट है। अली गौर बलूच साहब, मेरा आपसे पहले भी यही सवाल था कि जो मौजूदा कार्रवाइयाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ चल रही हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा, ओन अब्बास पप्पी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, ये सब कार्रवाइयाँ क्या इसलिए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर एहतजाजी तहरीक की तैयारी कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज आ रही जी? जी बिल्कुल सर, क्लियर है। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं देख रहा था, बड़ी खामोशी से सुन रहा था कि मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठ के रोज़ों के महीनों में ढिठाई के साथ इतने झूठ भी बोले जा सकते हैं। भाई, जमहूरियत की जंग आप नहीं लड़ रहे, आप एनआरओ की जंग लड़ रहे हैं। आप दोबारा फिर किसी आरटीएस सिस्टम के लिए एक जंग लड़ रहे हैं। आप दोबारा फिर पाकिस्तान पर मुसल्लत होकर और उसी पाकिस्तान में करप्शन करके दोबारा पैसा कमाने की जंग लड़ रहे हैं। आप फिर फराह गोगी को और बुशरा बीबी को कोई पंजाब उनके सुपुर्द करने के चक्कर में है ताकि पंजाब का खून चूसा जाए, और फिर किसी फराह गोगी को आप चार्टर्ड तैयारे में पैसों के साथ और नोटों के साथ उसके बैग भर के मुल्क से फरार करवा देंगे बानी पीटीआई। आप फिर कोई अल कादिर जैसी बड़ी डील चाहते हैं जिससे आपको अरबों खरबों करोड़ों का फायदा हो, इस चक्रों में है। आप तो, आपका जो बकौल आपका वो तशद्दुद पसंद लीडर है जिसने कि पाकिस्तान की अहम तंसीबात के ऊपर हमले करवाए हैं, वो तो कहता था कि भाई मेरी हुकूमत आएगी तो बाहर से अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी। लेकिन जब आया तो पता ये चला कि उसने पाकिस्तान को खाना शुरू कर दिया। आप लोगों ने IMF को खतूत लिखेंगे पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए। आप लोगों ने आप तो ख्वाब देख रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। पाकिस्तान को आप बनाना रिपब्लिक और श्रीलंका की मिसालें देते थे, और कभी अगर कोई बांग्लादेश में सूरत हुई तो बांग्लादेश की मिसालें देने लग पड़े। तो मैं समझता हूं कि ना आप जमहूरियत पसंद नहीं है, आप एक दहशतगर्दों का टोला आपने संभाला हुआ है और लोगों को तो दहशतगर्दी में मुलव्वस है। ये इजाज चौधरी ये तो अगर सिद्दीक साहब के जवाब का आपने जवाब इस वक्त दे दिया है। असलम गौरी साहब, आज चेयरमैन सेनेट ने रूलिंग भी दी। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी कार्रवाई की खिलाफ वर्जी की गई है। काफ़ी वो नाराज़ भी नज़र आए। JUI के सेनेटर्स ने भी उनका साथ दिया, और आप लोग सेनेट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमपल्ला भी नज़र आए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई कार्रवाई या एहतजाज करने जाएगी, सेनेट में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं इनको लेकर सेनेट के अंदर ही, तो JUI उसमें भी उनके साथ ही होगी? देखिए, हमने पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली या सेनेट के अंदर हमने डे टू डे मैटर्स पे हमारी कमेटियां मौजूद हैं दोनों तरफ से, और वो जो भी इस तरह के मैटर्स होंगे वहाँ पर आपस में मशवरा करेंगे, और जो पार्लियामेंट के अंदर के मामला के लिए हम मिलकर चलने का हम लोगों ने कमिटमेंट की हुई एक दूसरे से। लेकिन मशवरा करने के जरूर पाबंद, फैसलों के पाबंद नहीं है। हम मशवरा करेंगे और मशवरा करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन फैसलों के पाबंद नहीं। तो बहरहाल ये है कि हमारा इनके साथ राब्ता भी है, और सिलसिले पार्लियामेंट के अंदर के हद तक हमारे सिलसिले बहाल है और राब्ते हो रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर आज हमारे सेनेटर बोले हैं तो वो इसी नुक्ता नज़र से बोले होंगे। एक तो हम अपोजिशन का हिस्सा है, दूसरा है भी ज्यादती ना। ये तो चेयरमैन के ऑर्डर को अगर हुकूमत फॉलो नहीं कर रही तो कौन करेगा? तो अगर चेयरमैन सेनेट जो है पाकिस्तान की नंबर 2 शख्सियत है, प्रेसिडेंट के बाद तो वो प्रेसिडेंट होता है, तो अगर उसकी बात को नहीं हुकूमत सुन रही तो किसकी बात कर सकती है? और कल तो यूसुफ रजा गिलानी भी जेल में पड़े हुए थे, उस वक्त भी ये सारी चीज़ें थी। तो मैं समझता हूँ हम ऐसी मिसालें कायम ना करें, इस तरह के हालात पैदा ना करें कि आगे जाके फिर आपके साथ हो तो फिर आप इस वक्त तो फिर आप कहते हैं हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ, जमहूरियत खतरे में पड़ गई,
पार्लियामेंट की बालादस्ती खत्म हो गई, फिर हम और तरह की बातें जो अपोजिशन में जाते हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को होश का नाखन लेना चाहिए। अपने इस दौर में, जिस दौर में वो बैठे हुए, उनको पता है मेच्योर हुकूमत है, वो पहली दफा थोड़ी बन रहे हैं, या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ साहब या उनकी हुकूमत तो पहली दफा थोड़ी इस मुल्क में आई है। एक मेच्योर हुकूमत है और उनको मेच्योर फैसले कर। राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अजहर सिद्दीक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ JUI फे को आप लोग साथ मिलाना भी चाहते हैं। मैं इस पर आगे चलकर आप लोगों से बात करूंगा जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है, लेकिन अभी ज़रा सेनेट में जो कुछ चल रहा है, ये मामला अगर मजीद बढ़ा और इस्तेहकाक कमेटी फैसला दे देती है, तो उसके बाद में इरफान सिद्दीकी साहब ने तो पहले ये कह दिया है कि जो भी सख्तियाँ हैं, ये सब कुछ मसाइब हैं, सियासत में आते हैं, हमने भी बर्दाश्त किए, तो थोड़ा सा बर्दाश्त करें ना आप लोग। अच्छा देखिए, मैं एक तो वो अली गौहर बलोच साहब आते हैं, वो वही बोल रहे होते हैं, टेपें पुरानी चल रही होती हैं, कहाँ खत लिखा IMF को, कहाँ कहाँ कोई हमने जातियां की, कोई जुल्म किया, खुदा रहा, यानी झूठ बोलना, इतना झूठ है। इस सियासी जमात को झूठों की जमात का नाम दे देना चाहिए, लानतुल्लाह काज़िबीन, जो झूठ बोलते हैं। अब आते हैं अगली बात की तरफ। देखिए, आपके यहाँ पार्लियामेंट की तौकीर क्या है, पार्लियामेंट के अंदर आकर बैठकर क्या हाल किया, आपने सोचा इस बात को कि पार्लियामेंट के अंदर से आके लोगों को पकड़ा था, गिरफ्तार किया था, मैंने कुछ किया, एक्शन लिया उसके ऊपर? यानी यूसुफ रज़ा गिलानी, तो उसमें इस्तीफा दे देना चाहिए कि जनाब आप बड़ी पार्लियामेंट की बालादस्ती की बातें करते हैं। बहरहाल एक बात है, अभी अली गौहर बलोच साहब ने भी ये मामला उठाया, जब आप जवाब दे रहे हैं, आप तक गालिबन उनकी आवाज़ पहुंची नहीं। अजहर सिद्दीक साहब वो कह रहे हैं कि IMF को खत तो लिखे थे ना आपके सूबाई वज़रा की जानिब से, ये और अब मौजूदा जो खतूत हैं वो भी लिखे जा रहे हैं यार। अंग्रेजी में, मेरे अंग्रेजी में थे, अब अंग्रेजी किसी को समझ ना आती हो तो क्या करें? उसमें कहाँ लिखा था कि कर्जा नहीं देना? ह्यूमन राइट्स की कंप्लायंस की बात की हुई है, उसमें क्या बात है? अभी आज देखें, IMF मनवा नहीं रहा सारी चीजें, तो हमने कौन सी ऐसी बात कभी IMF ने माना हो? चले छोड़े, मैं इन चीजों की तरफ देखता नहीं, रोजाना सुनता रहता हूं। मैं अब जो बात बड़ी अहम करने लगा हूं, हमारे दौर के अंदर नवाज, शहबाज शरीफ वगैरह, हमजा शरीफ, इनको नैब जुड़ी फिजिकल रिमांड में, जिस्मानी रिमांड में लेके जाती थी, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते थे हमारी पार्लियामेंट सेनेट के अंदर, बकायदा पेश किया जाता था। ये रिकॉर्ड के ऊपर बात है। पंजाब असेंबली के अंदर प्रोविजन नहीं थी तो बनाई गई कि नहीं, प्रोडक्शन ऑर्डर में पेश किया जाए। हमने तो जमहूरियत की वाला मिसालें कायम की। कौन कहता है डिक्टेटर की पैदावार तो नवाज शरीफ है, जो आज गवर्नर जिलानी से लेकर ज़ियाउल हक से लेकर आज तक उनका चहीता है। कोई डाउट है? बता दें, इतनी करप्शन और लूट मार करने के बाद आज ये तो ये मामला तो आपके हुकूमत में भी चला, सबने देखा किस तरह ख्वाजा साद रफ़ी को, ख्वाजा सलमान रफ़ी को और इसके अलावा जो दीगर सेनेटर्स थे या दीगर कौमी असम्बली के मेंबरान थे, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद भी कितने मुश्किल से असम्बली में पहुंचा करते थे। ये सब तो आप लोगों ने भी किया है। उसमें हम नहीं कर सकते ना। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना कि प्रोडक्शन ऑर्डर, यानी बता दें कि इस गवर्नमेंट ने आज तक कितने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए इनकी असेंबलियों ने। 3 सालों के अंदर अगर हालात उठाकर देख लें, आपको 2-3 से ज्यादा नजर नहीं आएंगे। हमारे तो तकरीबन दर्जनों हैं प्रोडक्शन ऑर्डर, उसमें कई जगह पेश हुआ तो वो एक अलग बात है, वो नैब की मर्जी थी या पुलिस का था। लेकिन आप सिर्फ इतना देखें, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, यूसुफ रज़ा गिलानी इतने दिन आए नहीं, सदारत नहीं की, वो अलग बात है कि वो मुल्क से बाहर बच्चों के पता नहीं क्या करते फिर रहे थे, पूरी फैमिलियां क्या कर रही थी, इस मुल्क में कोई पूछने वाला है या नहीं है। लेकिन एक सवाल तो है ना कि बेतौकीरी पार्लियामान की हुई है, कोई कर सके? बेबसी है, बेचारे करें क्या? मुलाजम है ना। देखिए, पीपल्स पार्टी या यूसुफ रज़ा गिलानी आपके इत्तेहादी नहीं है, उसके बावजूद भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो रहे हैं। आपके लिए एक ऐवान तो खड़ा है ना। नहीं, कोई एहसान नहीं किया इन्होंने ना। सर, ओन अब्बास को पेश किया गया ना, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपनी शदीद नाराजगी का इजहार किया। सेनेट के रूल्स में लिखा हुआ है। अजहर साहब, जब आप लोगों की हुकूमत थी तो आपकी हुकूमत में तो प्रोडक्शन ऑर्डर भी बड़ी मुश्किल से ही जारी हुआ करते थे। अब तो आप देखें, ओन अब्बास मप्पी साहब को भी पेश किया गया। मैं कह रहा हूँ दर्जनों, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, नेशनल चैनल पे चैलेंज कर रहा हूँ, ले आए दर्जनों प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए हैं। इनके यहाँ तो कितने प्रोडक्शन ऑर्डर हुई है? चौधरी इजाज गया, कितना 100 गया? हमने जब आप लोग कमजोर पड़ना शुरू हुए तब जारी हुए प्रोडक्शन ऑर्डर। गौर बलूच साहब, प्रोडक्शन ऑर्डर तो दर्जनों जारी किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आप लोग नहीं जारी कर रहे, जारी कर भी रहे हैं तो पेश नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात यह है, प्रोडक्शन ऑर्डर तो जारी हो रहे हैं आपकी हुकूमत में, लेकिन पंजाब हुकूमत ताउन नहीं कर रही है और बेतौकीरी कर रही है प्रोडक्शन ऑर्डर की। ये मामला सामने आ रहा है, ये चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के अल्फाज हैं। तो इस पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें, जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नाराज हैं, आप दोनों जमातों का साथ चलना
इस वक्त जो इत्तेहाद है वो ज़रूरी है या मजबूरी है? देखिए, जहां तक इत्तेहाद की बात है वो ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है दोनों पार्टी के लिए। जाहिर है कि पीपल्स पार्टी को सदारत का ओहदा मिला है सदर पाकिस्तान का। फिर इसके साथ साथ आपने देखा कि मैं ये कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ओहदा उनके पास है, इस वक्त गवर्नरशिप्स के ओहदे उनके पास है, पीपल्स पार्टी के पास चेयरमैन सेनेट का ओहदा उनके पास है, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा उनके पास है। तो मुझे ये बताएं कि इतने ओहदे लेकर अब वो हुकूमत से अलग तो नहीं हो सकते ना। जाहिर है ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं किसी न किसी मकाम पर कोई कमिटमेंट हुई है, कोई गुफ्तो शनीद हुई है, तो ये ओहदे मिले हैं पीपल्स पार्टी को। और दूसरी बात ये है कि जो ये कह रहे हैं कि इनके दौर में 2-4 लोगों के बड़ी मुश्किल से बड़ा प्रेशर डालने के बाद प्रोटेक्शन ऑर्डर हुए। किसी गिरफ्तार बंदे का स्पीकर, मैं खुद उस असेंबली का मेंबर था, किसी का स्पीकर प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं करता था। लाख कहने के बावजूद मास वाय जब बहुत ज्यादा हमने प्रेशर डाला तो 1-2 बार 2-4 लोगों के हुए और वो भी बड़ी मुश्किल से किए। तो कह रहे हैं दर्जनों प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुए। खास तौर पर मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन ले। खास तौर पर जो इन्होंने सबसे बड़ी इनके एजाज चौधरी साहब हैं, इनके लोग तो दहशतगर्दी के केसों में मुलव्वस हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान की तंसीबात के ऊपर हमला किया है, इन लोगों ने शोहदा के मुजस्मों को तोड़ा है, रेडियो स्टेशन को आग लगाई है, कोर कमांडर हाउस की ईंट से ईंट बजाई है। इन दहशतगर्दों के साथ सलूक, दहशतगर्दों वाले कानून ही लागू होने चाहिए। किसी सियासी तारीख, आप सियासी तारीख में देखें पीएमएलएन की हुकूमतें कितनी बार तोड़ी गई, पीपल्स पार्टी ने भी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, तमाम पार्टी ने। कभी को पाकिस्तान की तंसीबात के ऊपर हमलावर हुई है? ये केपीके से उठते हैं और इस्लामाबाद के ऊपर कील वाली लाठियां लेकर और वहां के आंसू गैस के शेल लेकर और तमाम सूबाई वसाइल लेकर ये इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर हो जाते हैं। और तो मैं समझता हूं कि इनको जो इनके अंदर दहशतगर्दी वाला एलिमेंट है उसको सख्ती से रोकने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, मुझे ब्रेक पर जाना है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। असलम गौरी साहब, काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ, और फिर उसके बाद में कुछ जवाब भी दिया जाता है कामरान मुर्तज़ा साहब की जानिब से। क्या ये वजह सामने आ रही है जो JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान अब तक दूरियां बरकरार है? देखिए, मैं समझता हूँ उसमें 2 वजह हैं। पहली वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर इस वक्त अपनी पार्टी की हदायत पे अमल नहीं कर रहे, पार्टी के पानी की हदायत पे अमल नहीं कर रहे। उन्होंने उनको बाकायदा हदायत जारी की थी और जब मीडिया पे कहा गया था कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। पिछले दिनों याद होगा आपको, जब ये हजरात गए हैं पीर अफगाड़ा साहब से मिलने, अभी वो मिलकर वापस इस्लामाबाद भी नहीं पहुंचे थे, तो ये खुद मिलने के लिए उनसे जा रहे थे, ये पार्टी की हदायत की बेपरवाह होते हुए। तो लगता है ये जिन्होंने इनको वज़ीर आला बनाया था या जिनकी नौकरी ये कर रहे हैं, अब वो नहीं चाहते कि ये इत्तेहाद बढ़ने जाए और इस वजह से इनसे अपनी ड्यूटी पूरी करवा रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि PTI के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि क़यादत क्या किसी मरकजी जेल में है, उनके ना होने की वजह से कुछ मसाइल ऐसे हैं कि आपस में भी कुछ तनाव है जो अब तक अंदर की हद तक का जो अब मीडिया पे आ चुका है। शेर अफजल मरवत की सूरत में है या अली अमीन की सूरत में है। फिर अली अमीन ने यह भी देखा है कि पार्टी ने उनसे सूबाई ओहदा भी ले लिया है। तो मैं समझता हूँ इतनी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से अली अमीन साहब ये इक़दाम कर रहे हैं ताकि PTI और JUI करीब ना हो और तहरीक ना चले। और अगर तहरीक चलती है, अगर हुकूमत जाती है तो अली अमीन साहब को भी घर जाना होगा, फिर उनकी हुकूमत तो नहीं बचेगी तो साथ जाएंगे तो सब जाएंगे ना। तो ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से अली अमीन साहब बौखलाए हुए हैं और अपनी पार्टी के कायद के हुक्म की भी पाबंदी नहीं कर रहे। अलबत्ता हमारे और PTI के दरमियान में मामला काफ़ी हद तक तयशुदा हैं और हमने इनको जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे वो तहफ़्फ़ुज़ात चूँकि असद कैसर साहब को मिलने नहीं दिया गया बालिग पार्टी से, अब वो शायद मिल आए हैं या किसी और ज़राए से उन्होंने मालूमात ले ली हैं और वो इंतज़ार में है 2 दिन में शायद हमारी मीटिंग हो उनसे
और हमें वो जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हमें बताएंगे कि किस हद तक वो उसको दूर असलम कर गौरी साहब, सकते आप हैं। लोग इत्तेहाद को आगे लेकर कैसे चलेंगे? अली अमीन गंडापुर साहब एक बात कर रहे हैं, इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब हैं, उनका स्टेटमेंट कुछ और होता है, फिर दीगर जो रहनुमा हैं वो कुछ और, बैरिस्टर गौहर कुछ और कह रहे हैं। तो आप लोग जो बड़ी वजह सामने आ रही है इत्तेहाद ना बनने की, क्या वो बेइख्तियार क़यादत है? मैं समझता हूँ वही मैंने अर्ज किया ना कि जो असल कायद है वो तो जेल में पड़ा हुआ है, और जो बाहर है वो हर कोई अपनी मर्जी का बयान डाल देता है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। और अली अमीन वज़ीर आला है, वो वज़ीर आला तक रहे, लेकिन वो पार्टी को भी चला रहा है। और मैं कराची जा रहा हूँ पीरा फगाड़ा साहब से मिलने के लिए, उनसे क्या है किस हैसियत में जा रहे थे। तो ये मैं समझता हूँ पार्टी के अंदर मसाइल हैं, वही मसाइल दिन ब दिन ग्रैंड अलायंस में जो जितनी जल्दी हमें बनाना चाहिए उसमें दूरियां पैदा कर रहे हैं। और यही वजह है कि फिर इस तरह की बातें की जाती है। देखिए, मैं जब हम रोड पे होंगे तो मेरा कारकुन और पीटीआई का कारकुन इकट्ठा होगा, लेकिन अगर मेरे कारकुन के कायद के साथ आज इस तरह की जुमलाबाजियां जो अली अमीन कर रहा है, अगर ये जुमलाबाजियां मेरा कारकुन कैसे इनके कारकुन के साथ खड़ा होगा? हम हुकूमत के बजाय तहरीक चलाने के हम आपस में दस्तों गिरेबां होंगे। तो ये वो बुनियादी चीजें हैं जो हमारे दरमियान में फासले, मैंने पिछली दफा एक प्रोग्राम में कहा भी था कि फासले कम करने की बजाय फासले शुरू हो गए हैं, और इसको पीटीआई को ही सही करना होगा। पीटीआई की क्यादत को सही करना होगा, जो क्यादत इस वक्त क्यादत कर रही है उसको सही करना होगा। और अगर इस तरह नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए बहुत बड़े नुकसान का जो है इस वक्त सूरत हाल है। हुकूमत कहीं भी चलती हुई किसी भी सूबे में नजर नहीं आ रही। माजी के बड़े तल्ख हकायक हैं, JUI के साथ आप लोगों के बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट भी रहे हैं, और दूसरी जो बड़ी वजह है वो बेख्तियार क़यादत है, जिसका बरमला इजहार बार बार इजहार JUI और अपोजिशन की दीगर जमातें आपसे करती रही हैं। तो क़यादत जब तक बाइख्तियार नहीं होगी, फैसला करने के की मजाज नहीं होगी, तो फिर कैसे अलायंस आप बना सकेंगे? देखिए, इसका एक बड़ा आसान सवाल, मैं इन बातों को करना चाहता, बड़ा सिंपल सवाल है। जब इस्लाम को चाहिए, हमारे दोस्त हैं, इन्हें चाहिए कि इमरान खान साहब से बराह रास्त जेल में मुलाकात कर लीजिए, कोई मुश्किल काम कौन सा है? यानी इस मुल्क के लिए आगे लेके चलना ना हमने, हम चाहते हैं कि मुल्क के मसाइल हल हों। जहां तक बाकी वो डिफरेंसेस सूबाई मसाइल के हवाले से हैं वो है, देखिए एक हुकूमत वक्त है, हर एक को अपने मसाइल और देखना चाहते हैं। अगर मेरी ज़ात तक हाथ तक पूछते हैं, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से। भाई शरीक इक़्तिदार का अगर कोई फॉर्मूला बनता है तो क्या अर्ज है, सब दोस्तों अहबाब सियासी जमातों को साथ इकट्ठे लेकर चलना चाहिए। लेकिन ये फैसला जो है ना, ये मैं अपनी जात की हद तक बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब से कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये चाहिए, मेरी सजेशन होगी इनको कि ये अपना कोई मुश्किल काम नहीं है। इमरान खान साहब को तो गैर कानूनी और अंदाजा लगाया ना, 4 केसों में सजा सुनाई थी, 2 में बरियत हो गई है, 2 में सस्पेंशन है, 190 मिलियन पाउंड के केस में जबरदस्ती सजा सुनाई है। और उसके बाद देखिए आपने 1 महीने से देखे वो तोशा खाना का केस डिले कर रहे हैं, बाकी वो यानी वो ट्रायल जो डे टू डे, तो खैर अब आप हुकूमत की तरफ आ गए, JUI और दीगर अपोजिशन जमातों के हवाले से आपको पॉइंट सामने, वक्त कम है। अली गौहर बलोच साहब, अलायंस तो बनाने की पूरी तैयारी हो रही है, गालिबन आप लोग जो कार्रवाइयाँ शुरू कर रहे हैं आजकल जो हो रही हैं, चाहे वो अब्बास पप्पी के अगेंस्ट हो या फिर एजाज चौधरी का पेश ना करना हो, ये सभी आप लोगों तक शायद खबरें पहुंच गई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े एहतजाज की दोबारा से तैयारी कर रही है। हुकूमत तैयार है उस एहतजाज को रोकने के लिए? देखिए, बिल्कुल तैयार है। हम जो ये पुरतशद्दद किस्म की कार्रवाइयाँ करते हैं, असल में ये कहते हैं एहतजाज करते हैं, लेकिन ये एहतजाज की आड़ में इंतशार करते हैं। हम एहतजाज के मुखालिफ नहीं हैं, हम इत्तेहाद किसी बनने के मुखालिफ नहीं हैं, हम एहतजाज के नाम के ऊपर गुंडागर्दी के मुखालिफ हैं, हम एहतजाज के नाम के ऊपर दहशतगर्दी के मुखालिफ हैं। और इन दहशतगर्दों पर अब एतमाद नहीं किया जा सकता। जिन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर हमला किया, जिन्होंने 9 मई के वाकयात किए, जिन्होंने MM आलम के जहाज को आग लगाई, जिन्होंने पेशावर KPK का रेडियो स्टेशन जला दिया, जिन्होंने मियाँ वाली और सरगोदा की तनसीबात को आग लगाई, उन पर ये एतमाद नहीं किया जा सकता कि वो पुरअमन एहतजाज करेंगे। लिहाजा इनके इंतशार को तो हम कानून, मेरी गुजारिश सुन लेना, इनके एहतजाज को तो हम कानून के आनी हाथों के साथ रोकेंगे। जहां तक इनका इत्तेहाद है, इत्तेहाद तो हमने भी अपोजिशन में रहते हुए बनाया था, और मैं समझता हूं कि इत्तेहाद बनने चाहिए, वो हुकूमत के लिए भी फायदेमंद साबित होते हैं। तो इत्तेहाद बनने से हमें कोई नहीं अगर इनका बन पाए, लेकिन लगता नहीं है जितनी इन्होंने गालियां आज तक हर आप लोगों को लग रहा है, जब तो आप लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी अली गौहर बलोच साहब?
देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो शर पसंद अनासर है उनको तो थोड़ा बहुत रोकना पड़ेगा ना, कंट्रोल रखना पड़ेगा। और अब्बास वक्ती शर पसंद अनासर में शामिल है क्या? नहीं, उनके ऊपर अगर कोई केस है तो वो जाहिर है जस्टिफाइड करता होगा। उनको चाहिए कि वो अपना अदालत में जाए और हर फॉरम मौजूद है, मतलब है कि इंसाफ ले। बिल्कुल ठीक है। अली गौहर बलोच साहब, आपका पॉइंट आया। अब मुझे ब्रेक पर जाना है। अली गौहर बलोच साहब, असलम गौरी साहब, अजहर सिद्दीक साहब हमें मौजूद थे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे गैर कानूनी तारकीन वतन को पाकिस्तान छोड़ने के लिए डेडलाइन दे दी गई है। 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ दिया जाए। खासतौर पर अफगान कार्ड होल्डर हैं, उन्हें भी ये कह दिया गया है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। हुकूमत की जानिब से, वजारत दाखिला की जानिब से बाकायदा तौर पर यह फैसला कर लिया गया है कि 31 मार्च तक अफगान कार्ड होल्डर और गैर कानूनी जो पाकिस्तान में मुकीम तारकीन वतन है वो पाकिस्तान को छोड़ दें, क्योंकि 1 अप्रैल से बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। बाइज़्ज़त तरीके से उन्हें पाकिस्तान बदर कर दिया जाएगा। ये फैसला कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फैसला उस तनाजुर में लिया गया है। पाकिस्तान में तो हालिया दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हैं, उनमें अफगान शहरियों के मुलविस होने के वाज़ेह सबूत सामने आ रहे हैं। इसलिए ये फैसला हुकूमत की जानिब से, वज़ारत दाखिला की जानिब से लिया गया। इस अहम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी ताहिर खान साहब, अफगान अफेयर्स पर मुकम्मल उबूर रखते हैं। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। किस तरह देखते हैं हुकूमत की जानिब से जो फैसला किया गया, अफगान कार्ड होल्डर्स भी 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ दें, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। 31 मार्च तक मुमकिन होता देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की प्रोग्राम में। मेरी नज़र में मुश्किल इसलिए है कि कल भी मैं इस पे बात कर रहा था, जो UNHCR जो है अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बराए मुहाजिरीन, उसके जो तर्जुमान है कैसर अफरीदी ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में अफगान सिटीजन कार्ड वाले लोग जो है तकरीबन 8 लाख हैं। तो 8 लाख लोगों का 3 हफ्तों में, फिर रमज़ान में, फिर तोरखम भी बंद है जो कि मेन रास्ता होगा आने जाने का, वो 21 फरवरी से बंद है। तो मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो अफगान सिटीजन कार्ड वाले हैं जिनको 2017 में ये कार्ड दिया गया था, ये वो लोग थे जो कि POR कार्ड जिसको दिया था, जिसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी, इसमें ये लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था, तो फिर रिकॉर्ड रखने के लिए ये वाला कार्ड दिया गया था। तो ये इनके यहाँ पे उसमें अक्सर वो लोग हैं जो जिनके वहाँ पर अब ये 40 साल पुराने हैं। अक्सरियत जो 1989 में सोवियत यूनियन थी, उस वक्त रूसी जब आए थे, उस वक्त से ये आ गए थे। तो यहाँ इनके कारोबार हैं, यहाँ इनके लोग पढ़ते हैं, यहाँ इनके काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए 6 मार्च को जब नाज़िमुल उमूर पाकिस्तान के मिले थे अफगान जो मुहाजिरीन की वापसी के वजीर से, तो उन्होंने भी, उस वक्त ये फैसला नहीं हुआ था, लेकिन मुमकिन है कि उनको थोड़े से इशारे मिले होंगे, तो उन्होंने कहा था कि इनको वक्त दिया जाए अफगान मुहाजिरीन को। तो मेरे ख्याल में मुश्किल होगा, लेकिन जब ऐलान हुआ है और फिर उसमें डेडलाइन दी गई है और फिर 1 अप्रैल से निकालने वाली बात की गई, तो कुछ लोग जरूर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जाएंगे कैसे? जो ज्यादा तो इस इलाकों में है, खैबर पख्तूनख्वा में, तोरखम से जाएंगे, तोरखम भी बंद है, तो एक मुश्किल मरहला होगा अफगानों के लिए। तो ताहिर साहब, एक बड़ा अहम मामला वो ये कि आप समझते हैं कि क्योंकि बहुत सारे अफगान मुहाजिरीन ऐसे भी हैं, ये वो हैं अफगान कार्ड होल्डर जिनकी उम्र 40 साल से ज़ायद है, इनकी यहाँ पर ज़मीनें भी हैं, इनके अपने कारोबार भी हैं, तो इनको कोई सेफ एग्जिट दिया जाएगा इन सबको ख़त्म करने के लिए? पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ रहा है, मुहाजिरीन का मसला तो आज का नहीं है, 1989 से ये मसला शुरू है। और एक बात आपको बताऊं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के हर मौके पे इख्तिलाफ रहा है मामलात पे, लेकिन जो मुहाजिरीन का मसला है, जब भी हम काबुल जाते हैं या अफगान यहाँ आते हैं, उनसे जब आपकी इंटरेक्शन होती है, तो वो पाकिस्तान के मेज़बानी को सराहते हैं बावजूद पॉलिसियों पे इख्तिलाफ के। और हुस्न नीयत जो गुडविल है पाकिस्तान ने शो किया, उसकी भी दुनिया में मिसाल नहीं है कि 40 लाख एक वक्त में मुहाजिरीन थे, अब तकरीबन 14 लाख रजिस्टर्ड है, 8 लाख अनरजिस्टर्ड है और 7 लाख नए आए हैं जो तालिबान हुकूमत के आने के बाद। तो अभी भी काफ़ी सारे मौजूद हैं। तो वो हुस्न नीयत जो है उसको फिर थोड़ा सा मसला हो सकता है मेरे ख्याल में। पाकिस्तान से बड़ा तो ताहिर साहब इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेजबान दुनिया में कोई नहीं होगा। तकरीबन 5 दहाइयों से हम दिल खोल कर इनकी मेजबानी कर रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस मामले पे अफगान जो हुकूमत है, UNHCR है,
उनके साथ बैठ करके, क्योंकि मुहाजिरीन का मसला तो आपने हल करना है, ये होगा। अब इसके बाद जो POR कार्ड है उनका 30 जून तक, उसके बाद वो भी गैर कानूनी हो जाएंगे। तो लिहाजा मसले का हल निकालना चाहिए कि अच्छे तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है। पहले भी जो सर एग्जिट हुआ है अफगान मुहाजिरीन का बड़े अच्छे तरीके से हुआ, खैर सगाली जज्बे के साथ उन्हें वापस भेजा। हमारी कोई उनसे किसी किस्म की कोई दुश्मनी या लड़ाई तो है नहीं ना। जो मौजूदा कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनमें अफगान शहरियों के मुलविस होना बिल्कुल वाज़ेह सबूत भी मिल रहे हैं। तो उसके बाद ये फैसला हुआ कि अफगान मुहाजिरीन की 5 दहाइयों से हमने मेज़बानी की है, वो अपने मुल्क वापस चले जाएँ, वहाँ जंग खत्म हो चुकी है, जो जिनसे उनकी जंग चल रही थी। इसमें यह है कि जिस तरह मैंने मिसाल आपको दी है, मुलाकात जो हुई है 6 मार्च को पाकिस्तानी सफ़ीर का काबुल में, उसमें यह था कि अफगानिस्तान के जो मौजूदा हालात है वो इसके मेरे ख्याल में मौजू नहीं है कि 7 लाख पहले चले गए, 8 लाख मजीद जाएंगे। तो जो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ रहा है माजी में अपने मर्जी से जाने का और एहतराम से जाने का, मैं कह रहा हूँ कि मसला तो हल करना है। मुहाजिरीन का ये नहीं कि बस ये सारी उम्र ये मुहाजिरीन का, अब देखो ना अमेरिका ने निकाल दिए, सदर ट्रम्प ने, अमेरिका कितना बड़ा मुल्क है और जनाब वेलकम करता था, लेकिन उन्होंने कहाँ भेज दिए, उन्होंने बेगुनाह भेज दिए है। तो लिहाजा मुहाजिरीन का मसला दुनिया में है, पाकिस्तान में है। और आपने सही कहा, पाकिस्तान ये फैसला तो सिक्योरिटी खदशात से किया है, लेकिन मेरा एक मौक़िफ़ ये भी है कि अगर मैं मुजरिम हूँ तो सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। तो इसकी रहे कि अगर एक बंदे की 2, 10, 15, 20 के उस पर फिर हम कम्युनिटी जो कि पाकिस्तान की, मैंने कहा खदशात पाकिस्तान की मजबूरी भी है। पाकिस्तान ने पहले तो अफगान मुहाजिरीन को टच नहीं किया, लेकिन जब यहाँ मसाइल पैदा हो गए, लेकिन फिर भी अगर मशवरे से ये काम हो तो शायद वो मेरी नज़र में बेहतर होगा। राइट। अच्छा ताहिर साहब, एक और बात है, आपने कहा तुर्खम बॉर्डर बंद है, तुर्खम बॉर्डर यकीनी तौर पर खोला जाएगा, इस पर कोई बातचीत होगी ताकि जल्द अज जल्द ये लोग वहाँ से बआसानी जा सकें? जी हाँ, देखो ना, ये वापसी का जो हमल है, जब अक्टूबर 2023 में ऐलान हुआ था तो मैं खुद गया था खैबर जिले में, जब मुहाजिरीन उसको जा रहे थे। बड़ा मुश्किल काम है वहाँ पे, यहाँ पर इस साइड पे भी उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, पाकिस्तानी साइड पे, और फिर अफगान साइड पे जब तुर्खम से क्रॉस करते हैं वहाँ भी उनके लिए कैंप बनाना। तो मेरे ख्याल में कुछ चीज़ों में वक्त लगता है, आसानी होती है। यहाँ भी बायोमेट्रिक होगी कि ये कौन जा रहा है, और फिर वहाँ भी उनकी होती है। तो तुर्खम अभी बंद है, तकरीबन आज 16वां दिन है। 21 फरवरी को मसला हुआ था, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफगान साइड पाकिस्तानी इलाके में 2 पोस्ट बना रहे थे। अफगानिस्तान का अपना मौक़िफ़ है कि यहाँ पर मुतनाज़ चीज़ें हैं, तो वो भी एक अलग मसला है। लेकिन उनको भी बातचीत के जरिए इसलिए हल करना पड़ेगा कि बार बार सरहदें बंद करना तिजारत को भी नुकसान होता है, मुसाफिरों के लिए भी मसाइल होते हैं, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन मुहाजिरीन का मसला थोड़ा सा हसास है। पाकिस्तान ने भी जो तुर्खम बॉर्डर को बंद किया था वो मजबूरी में किया, बार बार उनको मुतनब्बे करते रहे कि वहां से फायरिंग ना की जाए, फायरिंग के वाक़यात होते रहे, तभी पाकिस्तान को बॉर्डर को बंद करना पड़ा था सर। हाँ, हमें नहीं, पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो आया है, लेकिन बदकिस्मती से तकरीबन 12 दिन बाद आया है। और पाकिस्तान मेरे ख्याल में जो 23 पहली जो मीटिंग हुई थी 21 को बंद हुआ था, 24 तारीख को पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ उस मीटिंग में था, जो कि मुझे तफसीलात जो मिली है, पाकिस्तान बना रहे हैं टर्मिनल पे 2 टावर सहूलियात के लिए, ताजिरों के लिए और मुसाफिरों के लिए। लेकिन तालिबान ने उस पर एतराज़ किया, फिर पाकिस्तान ने उनको दावत दी और वो आए, उन्होंने वो टर्मिनल देके भी, वो टावर देके भी, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि दूसरा गेट हो और अच्छी सहूलियात हो। अफगान तालिबान हर चीज़ पे जब जज्बात का इजहार करते हैं कि बस ये पाकिस्तान है, वहाँ लोग खुश नहीं है तो बस ये नहीं चलता, क्योंकि अफगानिस्तान को भी नुकसान है, पाकिस्तान को भी नुकसान है। अफगानिस्तान ने जनूबी एशिया जाना है, पाकिस्तान के बगैर तो नहीं जा सकता, बाई रोड तो अगर जाना है। तो लिहाजा अफगान साइड को भी देखना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान कहता है कि ये टावर बनाना जरूरी है, पाकिस्तान चाह रहे कि दूसरा गेट हो, क्योंकि इस वक्त एक गेट है आने जाने का। पाकिस्तान ने सब कुछ तैयार किया है, अफगान साइड नहीं मान रही, तो लिहाजा अफगान साइड को मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान तो एक सहूलियात के लिए काम कर रहा है। अगर आप हर चीज को सियासत में लेते हैं तो मेरे ख्याल में बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी ताहिर खान साहब, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और मुकम्मल तौर पर हक़ रखता है अपने मुल्क में अमन कायम करने के हवाले से कोई भी फैसला करने में पाकिस्तान आज़ाद है। हम जाते जाते एक अहम मसला है, उस पर भी आपकी तवज्जो, हुकाम बाला की तवज्जो मबजूल कराना चाहेंगे। वो ये है कि कराची का इलाका एयरपोर्ट सब डिवीज़न में ज़मीन पर कब्ज़े के निज़ाम को दोबारा फ़ाल कर दिया गया है। मामला आला हुकाम के इल्म में लाए जाने पर यह काम को रुकवा दिया गया था, हम चंद रोज़ कबल दोबारा इस गैर कानूनी काम का आगाज़ कर दिया गया है।
जो कब्जा ग्रुप है उसको बासर अफराद की हिमायत भी हासिल है और कब्जा ग्रुप का जाली दस्तावेजात के जरिए सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश ये 1 साल पहले से जारी है। और ये जो कोशिश है ये पहले 9 फरवरी 2025 को नाकाम बना दी गई थी, लेकिन अब इन्होंने दोबारा से 2 मार्च 2025 से इस काम का आगाज़ कर दिया है। इस खबर का मकसद हुकाम बाला की तरफ तवज्जो को एक बार फिर से मबजूल करवाना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।